हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू बोधिसत्व पीसीएस। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमरिंदर तिवारी। देखिए आज का सेशन, इफ़ यू आर सीरियस एस्पिरेंट फॉर 69 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सेशन का थीम है कि आपके पास जो अवेलेबल नॉलेज है, मान लीजिए आपने जो कुछ भी स्टैटिक पोर्शन पढ़ रखा है, करंट अफेयर्स पढ़ रखा है, वो आपका ज्ञान आपने ज्ञान अर्जन करके अपनी बौद्धिकता आपने कायम कर ली है, जो भी आपके पास कैपेसिटी है। अगर क्वेश्चन उससे न पूछ के, क्वेश्चन घुमा के बहुत ही डायनेमिक और एनालिटिकल अप्रोच के साथ पूछा जाए, जो आपके विश्लेषण क्षमता पे आधारित हो, तो आप अपने अवेलेबल ज्ञान का कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके उस क्वेश्चन को हल करोगे और अंततोगत्वा अपने एम का संधान करोगे, इसी बारे में है आज का यह लेक्चर माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, इफ़ यू आर सीरियस एस्पिरेंट फॉर 69 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन, देन वॉच दिस वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग टू द लास्ट। देखिए आज चौथा हमारा टेस्ट फाइनली पॉलिटी का कंक्लूड हो चुका है। पॉलिटी का अंतिम टेस्ट था आज। इसमें अन्य प्रश्नों के साथ कुछ ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। आज का पूरा पेपर यदि शॉर्ट आंसर को आप छोड़ दोगे तो पूरा डायनेमिक था, और इसी में से एक प्रश्न उठा के उस प्रश्न का मॉडल कैसे हो सकता है और कैसे एकदम से विश्लेषणात्मक तरीके से और आपके ऑपरेशनल माइंड पे आधारित अगर क्वेश्चन पूछ दे तो आप अपने ज्ञान का कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करोगे, उसका मैं आपको एक मॉडल प्रस्तुत करने वाला हूं। तो हमने एक प्रश्न पूछा था आज के पेपर में कि 21वीं शताब्दी में बिहार के मुख्यमंत्री के पद से संबंधित चुनौतियों एवं दायित्व का वर्णन करें। तो एक्चुअली देखो, मैं बिहार को सेंट्रलाइज कर दिया बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बीपीएससी एग्जामिनेशन। ये ओवरऑल पूरे बिहार के, हालांकि कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री को जो प्रॉब्लम और जो चुनौतियां इस 21वीं शताब्दी में फेस करना पड़ रहा है ना, वो लगभग सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को करना पड़ रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत डिग्री में अंतर है, बिहार में थोड़ा सा सीवियर है और बहुत सारे और चैलेंजेस जो सारे स्टेट में अवेलेबल हैं उसके अलावा एड ऑन हो जाते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको सेंट्रलाइज कर दिया। अब देखो, आपने जो भी ज्ञान अर्जन कर रखा है, क्या ज्ञान अर्जन कर रखा है? कुछ नहीं। इस पार्टिकुलर टॉपिक को कोई पढ़ाता है जी? आपने मुख्यमंत्री का पद पढ़ रखा होगा। देखो, हमारे साथ जुड़े हो तो हमारा मूल कर्तव्य है ना, आपके मेडिटेटिव माइंड को एक्टिव करना, आपको मेडिटेटिव लर्निंग सिखाना, आपके माइंड को ऑपरेशनल बनाना, काफ़ी डायनेमिक अप्रोच के साथ अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करो। और जो बीपीएससी का मूल डिमांड है, अपने अपोनेंट को पहचानो। आपका जो अपोनेंट है ना, इस समय बहुत ही स्ट्रांग है और बहुत ही डायनेमिक माइंड वाला व्यक्ति है वो। ठीक है, काफ़ी मतलब प्रशंसनीय है उनका योगदान। अभी कुछ हाल ही के दिनों में जब से उन्होंने ज्वाइन किया बीपीएससी को, काफ़ी अप टू मार्क कर दिया और स्केल अप कर दिया यूपीएससी के समकक्ष। ऑब्वियस वो संघीय मतलब सेंट्रल संस्था है और हम स्टेट लेवल के हैं, लेकिन काफ़ी अप टू मार्क कर दिया, लेवल का मतलब स्टैंडर्ड ला दिया। ठीक है, तब मज़ा आने वाला है। जितना डायनेमिक बनोगे, जितना ऑपरेशनल रहोगे, उतना ही आप एग्जाम को क्रैक कर पाओगे माय डियर फ्रेंड, इजीली। ठीक है, तो अब केवल पढ़ने से नहीं होगा, आपका ऑपरेशनल माइंड कितना स्ट्रांग है, आप कितना मेडिटेटिव लर्निंग कर रहे हो, कितना एक्टिव लर्निंग कर रहे हो, इस पे डिपेंड करेगा। अब आते हैं यहाँ पे मेन मुद्दे की बात कर रहा हूँ। ये भी मेन मुद्दा था जो मैंने बताया कि आपका दिमाग बहुत ही ऑपरेशनल होना चाहिए वर्तमान समय में माय डियर फ्रेंड। ठीक है, और ऑनलाइन की दुनिया के जो ट्रैप है ना, इनसे बचने की कोशिश करो। मैं हमेशा ही अपने स्टूडेंट से समझाता हूँ। ऑब्वियस बहुत सारे टीचर्स हैं और प्रयास कर रहे हैं बच्चों को कुछ देने के लिए, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनका प्रयास जो है ना, वर्तमान में बीपीएससी का जो स्केल है वो अप टू मार्क नहीं है और कहीं ना कहीं बीपीएससी के डिमांड को नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए शायद वो बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो थोड़ा सा बचना चाहिए। हालांकि उनका भी प्रयास एक तरीके से प्रशंसनीय है, लेकिन गलत डायरेक्शन में है, तो इस बात को समझो। अब देखो, आपने मुख्यमंत्री के पद से संबंधित चुनौतियां एवं दायित्व का वर्णन करें। 21वीं शताब्दी में यहाँ पे एड ऑन हुआ है। तो जब से 21वीं शताब्दी शुरू हुई है तो किस नए आयामों के साथ शुरू हुई है, क्या ये हमारे लिए अवसर लाई है और क्या चैलेंजेस लाई है जो हमारे लिए है यदि हम प्रशासक बन जाते हैं। देखो, सबसे एक तरीके से देखा जाए तो राज्य के सारे प्रशासकों का, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में सेलेक्टेड हुए जो भी मेंबर्स हैं, उनका सबका हेड कौन है? कार्यपालिका का हेड यदि वास्तविक रूप से देखा जाए तो मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री के डायरेक्शन में ही मुख्यमंत्री कितना डेप्थ में अपने राज्य की नॉलेज रखता है, अपने राज्य के सामने विद्यमान चुनौतियों को, यहीं पे मैंने आपको आंसर लिखने का तरीका बता दिया। राज्य के सामने विद्यमान चुनौतियों को कितना अच्छे तरीके से समझता है
उसको क्लासीफाई करता है और रूट लेवल पे जाके समझते हुए उस चुनौतियों को मिटिगेट करने की कोशिश करता है और अपने राज्य में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास की समता स्थापित करना चाहता है, कर सकता है। यही जो है चैलेंजेस है आज के मुख्यमंत्रियों के सामने, हर एक स्टेट के मुख्यमंत्रियों के सामने। बट बिहार तो जो है अभी भी इस पे बीमारू राज्य का तगमा टैग लगा हुआ है, तो बिहार के मामले में मुख्यमंत्री के सामने कुछ अधिक चुनौतियां हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब यहाँ पे क्या लिखोगे, यही ऑब्वियस आप इंट्रो में क्या लिखोगे कि 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में आरंभ हुई। आपने देखा था एलपीजी रिफॉर्म के साथ इंडिया में नई आर्थिक व्यवस्था ने अंगड़ाई ली। ठीक है, 20वीं सदी के लास्ट में एलपीजी रिफॉर्म होता है और 21वीं सदी की शुरुआत हो जाती है। तो जो एलपीजी रिफॉर्म आया ना, तो अपने साथ बहुत सारे अवसर को लाया। यहाँ से कैसे लिखोगे, बहुत सारे अवसर को लाया, लेकिन साथ में कई सारी चुनौतियां भी लाया। जो भी एलपीजी एफडीआई का इनफ्लो हुआ, सेज का कॉन्सेप्ट आया, सेज डेवलप हुआ, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो सेंट्रलाइज इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। इससे क्या होगा कि एक क्षेत्र का, एक ही राज्य के एक क्षेत्र का अधिक विकास हो गया, एक क्षेत्र का विकास जो है काफ़ी विकास में पिछड़ गया, जिससे क्षेत्रीय विषमता पनपी और क्षेत्रीय अलगाव की भी समस्या उपजती है। इसके साथ साथ आतंकवाद भी 21वीं सदी के शुरुआत से ही नए कॉन्सेप्ट के साथ वैश्विक आतंकवाद का शुरुआत होता है। फिर वैश्विक संवैधानिकता की बात करी जाती है, जिसमें आप ह्यूमैनिटी की बात करते हो, मानव उत्थान की बात करते हो, सबको एजुकेशन मिले, सबको भोजन मिले, सबको वस्त्र मिले, जो भी बेसिक नीड है सबको मिले और समान मिले, इसकी बात करते हो। तो ये सारे चैलेंजेस के साथ 21वीं सदी की शुरुआत होती है। बिहार के मामले में यह मामला जो है कुछ और ज़्यादा सीवियर हो जाता है। क्यों? क्योंकि राज्य पर अत्यधिक जनसंख्या दबाव है, बढ़ती बेरोजगारी है, सरकारी नौकरी की तरफ युवाओं का बढ़ता झुकाव है, राज्य में औद्योगिकरण का निम्न स्तर, अधिक जनसंख्या का बहुआयामी गरीब होना, उभरता क्षेत्रीय विलगाव, जिसमें अभी मिथिलांचल की बात करी जा रही है ना, विलगाव, अधिक जनसंख्या का प्रवासी मजदूर होना, उच्च स्तर के शहरों की राज्य में कमी होना आदि राज्य के मुख्यमंत्री के पद को चुनौतियों से पूर्ण बना देता है। और एक तरीके से कहा जाता है कि मुख्यमंत्री का ताज जो है, राज्य के मुख्यमंत्री का ताज कांटों भरा ताज है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अब देखो हमने भूमिका मान दी है, बहुत ही स्ट्रांग भूमिका मैंने अब यहाँ पे लिखा है। मैंने मेरे पास जो भी ज्ञान अर्जन था और जो भी यहाँ से मैंने फैक्ट्स उठाया है, इसको मैंने इनपुट दिया है। तो कुछ ऐसे आप लिख सकते हो। आप देख रहे हो ना, यहाँ पे आपने जो भी पढ़ रखा है ना, उसी का यहाँ पे आप इनपुट दे रहे हो। अलग से कोई टॉपिक मैं यही कहना चाहूँगा कि जो करंट अफेयर्स है या जो भी नॉलेज आप ग्रहण करते हो, उसको वो सब्जी बनाओ, सब्जी काटने वाला, माफ़ कीजिएगा, चाकू बनाओ, सब्जी काटने वाला चाकू, जिसे आप आवश्यकता पड़े तो सब्जी भी काट लो, आवश्यकता पड़े तो आत्मरक्षा भी कर लो, आवश्यकता पड़े तो अपने पौधों की निराई भी कर लो, कुछ भी कर सकते हो उससे। ठीक है, मेनी थिंग कर सकते हो, स्क्रू ड्राइवर का भी काम कर सकते हो उससे। ठीक है, तो आपका ज्ञान ऐसे ही होना चाहिए। ये कैसे होगा? जब आप एक अच्छे गाइडेंस में पढ़ोगे और अच्छा ऑपरेशनल दिमाग आप रखोगे, तभी जाके होगा। ये बात आप ध्यान में रखना और ऑब्जर्व करो कि अपने आप अगल बगल देखते हो कि आपसे कम पढ़ने वाला आपका दोस्त जो है सेलेक्ट हो जाता है और आप नहीं हो पाते हो। उससे अधिक ज्ञान, या बहुत बच्चों का होता है कि मतलब बहुत ज्ञान रखते हैं, बोर्ड में जो मेंबर बैठते हैं ना, जो टीचर दिन रात लगे रहते हैं, उनसे भी अधिक ज्ञान रखते हैं। हमारे पास भी जब बच्चों की कॉपी आती है, टेस्ट पेपर में लिख के भेजते हैं, तो उनका मतलब थॉट प्रोसेस पढ़ के बहुत ही आनंद आता है, लगता है वाह मेरा ये स्टूडेंट है, मैं गौरवान्वित हूँ इस पे। लेकिन बहुत आप देखते होंगे कि बहुत मेरिटोरियस स्टूडेंट का नहीं आ पाता है, और जो थोड़ा सा कम पढ़ता है लेकिन ऑपरेशनल होता है, दिन भर टंडली करेगा, रात में 5 घंटा बैठ के पढ़ लेगा दबा के। ठीक है, तो उसका हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो मनन करता है। अध्ययन के साथ मनन बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड। और ये मनन क्या है? मेडिटेटिव लर्निंग है मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। इस चीज को समझो। ठीक है, और जो डोमिनो इफेक्ट है ना, मार्केट में देख रहे हो जहां पे भीड़ लगी है, ये आजकल बकैती ज्यादा हो रही है। आप टीचर नाच रहे हैं आके, ठीक है, आप देखो टीचर नाच रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल, टॉक्सिक इंस्पिरेशन दिया जा रहा है। माय डियर फ्रेंड, बीपीएससी अब ऐसा हो चुका है, आप खुद मोटिवेटेड नहीं रहोगे, आपका इंटरनल आपको आपका क्यों नहीं मालूम होगा कि क्यों, वाई आर यू प्रिपेयरिंग फॉर बीपीएससी एग्जामिनेशन। अब ओवरऑल बात करें, बीपीएससी इज नॉट ओनली फॉर द मोड ऑफ योर अर्निंग, इसके अलावा बहुत कुछ हो चुका है। ऑब्वियस आप उसमें जब सेवा में जाओगे तो सरकार की तरफ से कुछ चीज़ें आपको मिलेगी। करप्शन करोगे उसके अलावा वो दूसरी बात है, आप करप्ट हो जाओ तो दूसरी बात है, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी का ग्राफ आपके पर्सनालिटी में डाउन हो जाए वो दूसरी बात है, लेकिन सरकार आपको सुविधाएं देगी।
घर के खाने पीने के लिए, रहने होने के लिए बहुत सारी सुविधाएं, गाड़ी वगैरह सब कुछ मिलेगा, नौकर चाकर सब मिलेगा। बट इसके अलावा जो आपके पास चैलेंजेज आ रहे हैं ना 21वीं शताब्दी में और आने वाले समय में, इस चैलेंज को फेस करने के लिए आपका माइंड जो है ऑपरेशनल होना बहुत ही ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, मैंने इंट्रोडक्शन का नेक्टार आपको बता दिया, बहुत सारे शब्द मैंने लिखे हैं, आप पढ़ लेना। ठीक है, देखो अब मुख्यमंत्री के सामने अब बच्चे क्या करते हैं, मोनोटोनस वे में लिखते हैं। आप लोग, बहुत लोग मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग, एक हमारी बहन है, शायद अंजलि नाम है उनका, इससे ज़्यादा मैं रिवील नहीं करूँगा, सीक्रेसी का मामला है। तो ये वो भेजती हैं, काफ़ी अच्छा उनका फ्लो है, काफ़ी अच्छा, इंग्लिश मीडियम के, काफ़ी अच्छा लिखती हैं। बहुत सारे ऐसे भाई हैं, बहुत सारे ऐसे बहनें हैं जिनकी कॉपीज़ देख के आनंद आ जाता है कि हाँ फलाने के पास ज्ञान है, बहुत ही स्टैटिक और करंट का दोनों का ज्ञान है। लेकिन करते क्या है, वो मोनोटोनस वे में लिखेंगे, कहीं अंडरलाइन नहीं करेंगे, कहीं फ्लो चार्ट नहीं बनाएंगे, कहीं डायग्राम नहीं बनाएंगे, कहीं क्या चीज़। अब देखो, अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल सा डायग्राम बना दिया है। देखो देखो यहाँ पे स्क्रीन पे देखो कि 21वीं सदी में बिहार के मुख्यमंत्री, 21वीं सदी में बिहार मुख्यमंत्री चुनौतियाँ एवं दायित्व है। अब इसका जो भी चुनौतियाँ है और दायित्व है, इसको मैंने सेंट्रलाइज वे में, बहुत ही कम्पैक्ट वे में, जीप फॉर्म में ये फ्लो चार्ट बना, ये डायग्राम बना दिया है कि एग्जामिनर देखेगा, हाँ भैया ये बिहार के मुख्यमंत्री के लगे कौन कौन से चुनौती बा। अरे अच्छा, समावेशी विकास, इंक्लूसिव विकास होना चाहिए, ये चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। और नॉट ओनली फॉर बिहार मुख्यमंत्री, अदर स्टेट के मुख्यमंत्री के पास और ओवरऑल देश के पास और ओवरऑल विश्व के पास ये चुनौती है कि समावेशी और इंक्लूसिव, दैट मीन्स इंक्लूसिव ग्रोथ हो पूरे विश्व का। राज्य की बात स्पेशल पंचायत स्तर से लेकर राज्य पे जाओ, राज्य से देश पे जाओ, देश से कॉन्टिनेंट पे, कॉन्टिनेंट से पूरे वर्ल्ड में चले जाओ। ठीक है, तो समावेशी विकास, दैट मीन्स इंक्लूसिव ग्रोथ इज द प्राइमरी चैलेंज बिफोर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। इसके साथ वैश्विक अभिशासन की बात करी जा रही है, ग्लोबल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका क्या प्रभाव है, जिसमें वैश्विक संवैधानिकता की भी बात आती है, इसके बारे में आप करोगे। साथ में अब समाज में जो भी विसंगतियां हैं ना, जो भी चुनौतियां हैं, आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर लोकल लेवल पे देखते हो, वही सारी चीजें बड़े लेवल पे मुख्यमंत्री के पास है। ठीक है ना भाई, बात समझ रहे हो कि नहीं? आप लोकल लेवल पे एज ए एसडीएम जो भी चैलेंजेस देखते हो, आपके मतलब एक, मान लो कि आप डीएम बन गए, तो आपके ज़िले में क्या होगा, आपके ज़िले में समावेशी विकास का मुद्दा होगा, धार्मिक टकराव हो सकता है, कैसे आप गुड गवर्नेंस डिलीवर करो, कैसे जो सेंटर या राज्य स्पॉन्सर स्कीम है उसका मैक्सिमम बेनिफिट है, लोगों में समान रूप से वितरण हो, वगैरह वगैरह। यही चुनौतियां तो हैं आपके पास, और इसी चुनौतियों का कंपाइलेशन जो है मुख्यमंत्री के पास है, और इसी चुनौतियों का कंपाइलेशन जो है प्रधानमंत्री के पास है माय डियर फ्रेंड। थोड़ा सा डिग्री बढ़ती जाती है, जैसे जैसे पावर बढ़ता है, पद बढ़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है, लेकिन यही है चीज़ें, ये फॉर्मूला समझो माय डियर फ्रेंड। और ये इसमें सब कहाँ से आप यूज कर रहे हो, जो प्री में आपने फैक्ट्स गैदर किया है अपने दिमाग में। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स भी बताऊंगा जो आपको पता चल जाएगा कि आपने प्री के लिए जब प्रिपरेशन कर रहा था ना करंट अफेयर्स का, यदि ढंग से करा होगा तब आपके पास होगा ये सारे कंपाइलेशन। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि प्री भी जो है ना एनालिटिकल अप्रोच के साथ पढ़ो, और हमेशा आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते रहो कि यू आर गोइंग टू राइट मेंस दिस टाइम माय डियर फ्रेंड। ठीक है, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि स्पीडी ले लो भैया, अब फलाना 1500 क्वेश्चन करा सकते हैं, इस बार ठेंगा दिखा दिया बीपीएससी। तो सावधान रहना मेरे प्यारे। मुझे बहुत ही दया आती है यहाँ पे, क्योंकि मैं इन कठिनाइयों से, मैं आईएएस का प्रिपरेशन करने के समय लाखों, 10 लाख 15 लाख रुपया खर्चा हो गया, लेकिन चीज़ें नहीं मिल पाई। जो चीज़ें बाद में जब आप ऑब्वियस, जब बार बार आप असफल होते हो, सीखते हो, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों के द्वारा बड़े बड़े नामों पे ठगे जाते हो, तब जाके जब आप गिर के अनुभव सीखते हो ना, तो बहुत मेच्योर अनुभव मिलता है आपको। तो चाणक्य का एक कथन है, लेकिन जब आप अपनी बुराइयों, अपनी गलतियों से सीखोगे तो आपका जीवन कम पड़ जाएगा। तो इसीलिए मेरा जो अनुभव है मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने बताया था कि बीपीएससी इज गोइंग टू अडॉप्ट एसए पेपर 67 बीपीएससी में मैंने बता दिया था, तो 68 में अडॉप्ट भी हो चुका माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखो, इसी को जब ध्यान में रखोगे तो आपका जो है प्रिपरेशन ईज आउट हो जाएगा। ठीक है, और हाँ, हमारा जो है 70वीं बीपीएससी का फाउंडेशन बैच भी चल रहा है। अब प्रमोशन करने से मैं भी क्यों पीछे हटूँ तो आप यदि जुड़ना चाहते हो तो ये नंबर दिखा रहा है ना मेरे सर के ऊपर, इस नंबर पे कॉल करके 6ठी से 12वीं कक्षा तक की एनसीईआरटी पूरा, मतलब 3599 रुपये में मात्र
पूरा जो है आपका मेडिटेटिव लर्निंग प्रोसेस पे ही काफ़ी मतलब इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ इस बार प्री और मेंस का मैं तैयारी करवा रहा हूँ। तो आप हमसे जुड़ सकते हो मात्र 3599 रुपये में। 6ठी से 12वीं कक्षा की NCERT कवर कराई जाएगी, वीकली टेस्ट होगा। जब हम एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे तो वीकली जो है इसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, ऐसे का एनोटेशन बीच बीच में मिलते रहेगा। बच्चे कहते हैं कि सर ऐसे सिखा दीजिए ना 5 क्लास में। भैया ऐसे सीखने वाली कोई चीज़ नहीं है, एक फॉर्मूला होता है, ऐसे कितने प्रकार के होते हैं, वो उनका क्या डिमांड होता है, बस ये जान लो कैसे भूमिका लिखी जाती है, बॉडी और निष्कर्ष कैसे लिखा जाता है, कौन कौन तरीकों से। अब बाकी आपका जो ज्ञान अर्जन है आजीवन आप पढ़ते आ रहे हो उसी का आउटपुट होता है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो आप जरूर कॉल करके हमसे जुड़ के अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। आते हैं मेन मुद्दे पे। अब समावेशी विकास, वैश्विक अभिशासन, आतंकवाद एवं तनाव मुक्त समाज। 21वीं सदी की शुरुआत ही हुई नौ आतंकवाद से, वैश्विक आतंकवाद से। तो इसको कैसे मेंटेन करना है ये भी मुख्यमंत्री के सामने चुनौती है। विनियामकी अभिशासन, जो भी मतलब गड़बड़ियां हैं, चाहे राजकीय स्तर, राजकोषीय स्तर पे हो, भ्रष्टाचार का हो या शासन अभिशासन से हो, उनको रेगुलेट करना, उनके लिए सही रेगुलेशन बनाना, ये भी मुख्यमंत्री के सामने चुनौती है। आपदा अभिशासन, जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, ये भी मुख्यमंत्री के सामने चुनौती है। सूचना अभिशासन, अच्छा अभिशासन, जो गुड गवर्नेंस की बात करी जा रही है मुख्यमंत्री के सामने, इसका जो पैरामीटर हम उस पर नहीं उतरता है राज्य, तो अन्य राज्यों के द्वारा शिकायत तो करी ही जाती है, ग्राफ तो गिरता ही है, साथ में वैश्विक लेवल पे भी हमारा ग्राफ वगैरह गिरता है। मैं सबको डिकोड करूंगा, आप घबराओ मत। अब सोच रहे होगे कि इतना बढ़िया मटेरियल A1 स्टैंडर्ड का मिल रहा है तो सर कहीं सर शॉर्ट में ना निकाल दे। शॉर्ट में नहीं, पूरा मैं समय लेने वाला हूँ, और जो भी समय आप मेरे साथ व्यतीत करने वाले हो, कर रहे हो, ये बहुत ही आउटपुट आपके लिए फ्रूटफुल होगा, इस बात को ध्यान में रखना। इसके साथ साथ बाजार आधारित अभिशासन की बात हो रही है, ठीक है। मार्केट बेस्ड गवर्नेंस की बात हो रही है। PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट आजकल डेवलप हो रहा है। जो मतलब बिहार की बात करें तो सरकारी लेवल पे जो सरकारी कार्यालय हैं उनमें चीज़ों का रख रखाव प्राइवेट सेक्टर वाले लोग कर रहे हैं। साथ में अब जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, जो सार्वजनिक हॉस्पिटल्स हैं, उनमें निजी विशेषज्ञों का भी आह्वान किया जा रहा है कि भैया 4 घंटे आओ, OPD करो, बाकी अपना प्राइवेट वो करो। उनको कुछ मतलब धन वगैरह भी दिया जाएगा। तो ये भी प्राइवेट पार्टनरशिप का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। धीरे धीरे हम इसे डिकोड करते हैं। इसके साथ साथ विकेंद्रीकृत अभिशासन, डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस की और एडमिनिस्ट्रेशन की आवश्यकता है। अब एक एक करके ये सारे हमने यहाँ पे कंसाइज कर लिया। अब एग्जामिनर पढ़ेगा ना तो उसको पता चल जाएगा कि आपका स्टैंडर्ड कितना है और आप थ्रू आउट अपनी राइटिंग क्या करना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो। बाकी यहाँ पे तथ्यों का खेल है माय डियर फ्रेंड, और जो भी आपका ज्ञान अर्जन है शब्दों के माध्यम से उसका प्रेजेंटेशन कर रहे हो, उसका खेल है, ठीक है। जगे रहो, लेट हो गया है, मैं लेट से वीडियो अपलोड कर रहा हूं, लेकिन यदि आप देख रहे हो ना, और आप अपने फ्रेंड के साथ भी इसे शेयर करो। देखो थोड़ा बहुत आपका सपोर्ट भी हमें चाहिए, काफ़ी अच्छा काम कर रहा हूं मैं, सपोर्ट भी कर सकते हो। कुछ चाहिए, कुछ सजेशन, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर रहे हो, ठीक है। मेरे हिसाब से मैं तो अच्छा काम कर ही रहा हूँ, और बहुत लोगों को इस बार 5-6 लोगों को लाभ भी मिला है। 67वीं BPSC में हमारे यहाँ से लोग सिलेक्टेड हुए हैं, तो आप उनका भी इंटरव्यू जाके देखो, वहाँ से सीखो। अब देखते हैं समावेशी अभिशासन किस तरीके से चैलेंजेस लाता है बिहार के CM के सामने। देखिए LPG से जनित मतलब ये हो गया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ये तीनों जब कॉन्सेप्ट आए ना, मार्केट में आए, देश ने अडॉप्ट करा, बिहार में भी ऑब्वियस आया, तो केंद्रीकृत विकास का विकेंद्रीकरण और उसमें केंद्रीकृत विकास से आर्थिक असमानता ने क्षेत्रीय असंतुलन पैदा कर दिया। अब कैसे पैदा किया? हमने सेज वगैरह का कॉन्सेप्ट लाया, चाइना वगैरह से बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट करी। तो हम क्या करें कि किसी खास एक पार्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन को हमने आइडेंटिफाई करा और उसी को विकास करने में लग गए, ठीक है। जैसे मान लीजिए नोएडा हो गया, यहाँ पे नोएडा हो गया, फिर यहाँ पे जितने भी पश्चिमी स्टेट थे, मध्य प्रदेश में कुछ जगह ऐसी हैं, हर एक राज्य में कुछ जगह ऐसी हैं जिन पे ही ज़्यादा फोकस करा गया। और जो लैंड लॉक स्टेट है ना, वो कहीं पीछे रह गए, जिसमें MP भी आता है, UP भी आता है, आपका बिहार भी आता है, छत्तीसगढ़ भी आता है, झारखंड भी आता है। तो ये सारे लोग कहीं ना कहीं पीछे रह गए। तो इससे क्या हो गया, जब राज्य में एक तरफ खूब ज़्यादा विकास होगा और दूसरी तरफ कम विकास होगा, तो वो क्या हो जाएगा, विकेंद्र मतलब सेंट्रलाइज विकास हो गया। और सेंट्रलाइज विकास से क्या हो गया कि एक जगह के लोगों के पास खूब साधन है और खूब पैसा है, दूसरे लोग क्या हैं, गरीब हैं। तो एक बात बताओ
कि आपके परिवार में एक आदमी खूब, एगो भाई खूब स्ट्रांग बा और एगो भाई बहुत कमज़ोर बा, तो दोनों भाई में लड़ाई होगी कि नहीं होगी? अरे भैया पिताजी एकरा के ज़्यादा आप हिस्से दे दिए, मेरे को कम दे दिए, दोनों भाई आपस में लाठी लठोबल करेगा कि नहीं? करेगा कि नहीं? सही बोलना। तो बताओ, ये जो क्षेत्रीय असमानता है, जो आय में विषमता है, इसको पाटना किसका कर्तव्य है? परिवार के हेड का। और यहाँ पे राज्य के परिवार का हेड कौन है माय डियर फ्रेंड? आपका सीएम। ठीक है, तो ध्यान में रखना यही सारी चीज़ें। अब ये क्षेत्रीय विषमता कितनी है आप देखो। एक अभी तो हमारे स्टेट का बात छोड़ दो, हमारे स्टेट पे तो बीमारू राज्य का तगमा लगा हुआ है। आप यूपी का देख लो, यूपी बड़ा काफ़ी स्टेट है, इसका काफ़ी फैला हुआ स्टेट है। आप देखो पूर्वी यूपी लाइक बिहार, वहीं अत्यंत पिछड़ा, निम्न स्तरीय जीवन, गरीबी, जो आधारभूत संरचना है उसकी कमी, हालांकि अब सारी चीज़ें सुधर रही है। वहीं पश्चिमी यूपी देखो, ऐसा लगेगा आप नोएडा में जाओ, नोएडा के बड़े बड़े ग्रेटर नोएडा में जाओ, आपको तनिक भी फील नहीं होगा कि आप अमेरिका वगैरह या किसी फॉरेन डेवलप्ड कंट्री में ना हो माय डियर फ्रेंड। ठीक है, इतना डेवलप हो गया है और एक तरफ बहुत ही कम विकास हुआ है। तो ये जो कंट्राडिक्शन है ना, किसी भी सोसाइटी के विकास के लिए और सस्टेनेबिलिटी के लिए सही नहीं होता है। तो इसको पाटना मुख्यमंत्री के सामने चैलेंज है, इसी को मैंने एलोबरेट किया है। वहीं यदि बिहार की बात करें, बिहार में देखो क्षेत्रीय विषमता कितनी है। जब झारखंड अलग हो गया तो जो बचा खुचा खनिज संसाधन था वो दक्षिणी बिहार में ही है। दक्षिण बिहार में हालांकि सूखा है, लेकिन यहाँ पे संसाधन रिच है। जो भी संसाधन दक्षिण बिहार से मैक्सिमम हमें प्राप्त होते हैं, इंडस्ट्रियल सेटअप होता है तो दक्षिणी बिहार में ही आता है। उत्तरी बिहार को, त्रिहुट प्रमंडल वगैरह को, ये सारी चीज़ें, सीमांचल वगैरह को कम मिल पाती हैं, मिथिलांचल को कम मिल पाती हैं। तो आप देखे होंगे मिथिला बनाओ, शायद मैं नारा भूल रहा हूँ, मिथिला को सेपरेट करने की बात करी जा रही है, अलग स्टेट बनाने की, मिथिलांचल को अलग स्टेट बनाने की बात करी जा रही है। तो ये क्यों होता है? क्षेत्रीय विषमता के कारण। तो इन सारी क्षेत्रीय विषमता को पाटना जो है मुख्यमंत्री का प्राइमरी कर्तव्य है, और साथ में तीव्र समावेशी और सामाजिक आर्थिक विकास करना मुख्यमंत्री के सामने चुनौती है। ठीक है, तो हमने समावेशी अभिशासन देख लीजिए। और दूसरा हम देखेंगे वैश्विक अभिशासन। दैट मीन्स देखो, वैश्विक संवैधानिकता को बाद में देखेंगे, अभी वैश्विक अभिशासन की बात कर लेते हैं। जो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेशन है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपको अपने स्टेट का समावेशी विकास करना होगा, ठीक है, वो तो प्राइमरी चुनौती है। साथ में आपको एफडीआई भी तो इनफ्लो करना, मतलब एफडीआई जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उनको अपने यहाँ बुलाना होगा। तो वैश्विक लेवल का आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, शांति व्यवस्था चाहिए। जो गन प्रॉब्लम था 90 के दशक में माननीय लालू प्रसाद यादव जी के कार्यकाल में, उस गन प्रॉब्लम ने बिहार को काफ़ी बर्बाद किया है। जो इन्वेस्टर आते थे वो डर के मारे, माहौल काफ़ी वो था, और एक्सटॉर्शन मनी ली जाती थी, गैंगवार होता था, बंदूक आम हो गया था, लोग दिन दहाड़े एक दूसरे को मार देते थे। ठीक है, डकैती होती थी और लूटपाट होता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट क्या है, वो अपना 2 रुपया निकाल के दे देगा, लेकिन शांति वाले जगह पे रहने की कोशिश करेगा माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट डर गए भैया। उसके बाद इसके साथ में मैं बताऊं, जो ब्रेन ड्रेन हुआ है ना बिहार में, मतलब बिहार के मैक्सिमम लोग जो रिच थे और जो कहते थे कि ना भैया मुझे लाइफ में एक्सेल करना है, बिहार में अपना जीवन नहीं बर्बाद करना है, वो भगे दिल्ली में आके बसे। दिल्ली में जाके देखो, हर एक इलाके, किस इलाके में बिहारी नहीं है, और हर एक सेक्टर में बिहारियों का बोलबाला है। यहाँ अमेरिका में भी जाओ, बड़े बड़े इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े घर बना के रह गए हैं, अमेरिका में ले लिए हैं, विदेशों में जाके उन्होंने वहाँ की नागरिकता ले ली है। तो ये ब्रेन ड्रेन जो हुआ ना, जो लॉलेसनेस की स्थिति थी 90 के दशक में, जो सीएम, तत्कालीन सीएम के द्वारा कंट्रोल नहीं हो पाया या प्रमोट करा गया, वो हमारा मुद्दा नहीं है, राजनीतिक मुद्दा है। और एज एडमिनिस्ट्रेटर हमें क्या होना चाहिए? हमें मतलब बीच वाला रास्ता अपनाना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए। ठीक है, तो यही है, डिप्लोमेटिक होना चाहिए, हमें अतिरेक स्थिति में नहीं जाना है। ठीक है, उनकी जो गलती थी उन्होंने किया, और इतिहास जो है उनका जो भी दंड देना होगा वो देगा या नहीं देगा, वो अलग की बात है, हम उसमें नहीं जाना चाहेंगे। तो बस मतलब ये था, तो ब्रेन ड्रेन हो गया। तो हम क्या करेंगे? अभी जो वर्तमान में सीएम हैं आपके चीफ मिनिस्टर साहब नीतीश कुमार जी, इनके सामने किस तरीके की चुनौती है? जो वैश्विक स्टैंडर्ड का वातावरण होना चाहिए यहाँ पे, तभी तो वैश्विक इन्वेस्टर आएंगे। तो अभी भी हालांकि बिहार में नहीं है, तो ये सबसे बड़ी प्राइमरी चुनौती है। यदि बात करें तो हाल ही में, और राज्य के हर एक राज्य के मुख्यमंत्रियों ने अपने यहाँ एफडीआई इनफ्लो के लिए बहुत सारे लोक लुभावने वादे किए हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रमोट किया, बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, टैक्सेशन वगैरह में ज़मीन दिया है,
और प्ले एंड प्लग वाला सिस्टम उनको प्रोवाइड कराया कि ना भैया सारा स्ट्रक्चर हम दे रहे हैं, बस तुम अपना मशीन वशीन लाओ, इंडस्ट्री सेटअप करो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, बिहार में भी ऐसा कुछ हो रहा है, इथेनॉल वगैरह आजकल इंडस्ट्री की बात करी जा रही है तो इसमें हो रहा है। लेकिन यदि बात करें एफडीआई को अपने यहाँ आकर्षित करने में तो बिहार काफ़ी पीछे है। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक तुलनात्मक अध्ययन मैं आपको बताऊंगा। ये सारी चीज़ें क्या है, आपने एक बार बिहार के सीएम के सामने मैंने क्या सोचा कि एज ए लोकल लेवल एडमिनिस्ट्रेटर आपने सोचा कि ये चुनौतियां हैं, उसी को कंपाइल कर दो, बिहार के सीएम के सामने फेंक दो, वो चुनौतियां हैं बिहार के सीएम के पास। ठीक है, तो यदि यूपी से तुलना करें तो यूपी राज्य जो पड़ोसी राज्य है आपका, 2000 से 2017 के बीच यूपी ने केवल 3000 करोड़ रुपए का एफडीआई आकर्षित किया था। लेकिन जब से, अब ये मत कहना कि ये मतलब ये भक्त हैं बीजेपी का, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं क्रिस्टल एंड क्लियर करना चाहता हूँ एज ए टीचर, आपके जो भी कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पे। हालांकि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी की ना बुराई कर रहे हैं ना अच्छाइयों की बात कर रहे हैं, लेकिन यदि 2019 से हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं, आंकड़ों से खेलना हमारा कार्य है, 2019 से जून 2023 तक की बात करें तो राज्य में लगभग यूपी में 11,000 करोड़ रुपए का एफडीआई आया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है। ठीक है, तो आर्थिक परिदृश्य यूपी के आर्थिक परिदृश्य में एक ये महत्वपूर्ण अचीवमेंट है कि नहीं है। लेकिन वहीं यदि आप बिहार की बात करो तो इस मुकाबले में काफ़ी पीछे है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, यदि अक्टूबर 2019 से जून 2023 तक की बात करें तो 4 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और दिल्ली में 82% से अधिक एफडीआई ले लिया। वहीं बिहार के हिस्से में जानते हो कितना आया, 0.10%। ठीक है, की हिस्सेदारी से ही संतोष करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं बिहार में ग्लोबल लेवल का जो वैश्विक स्टैंडर्ड का अभिशासन होना चाहिए, प्रशासन होना चाहिए, वो नहीं है। इसकी कमी दर्शाता है ना, तो होना चाहिए ना ऐसा। तो ये क्या है, मुख्यमंत्री के सामने एक चुनौती है। तभी तो इन्वेस्टमेंट होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, तो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो वो बाहर जो है थर्ड क्लास की बोगियों में या जनरल के डिब्बों में लाटिंग वगैरह में घुस के नहीं जाएंगे ना। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। इसके साथ साथ देखो गुड गवर्नेंस, आप बिहार की बात करो तो 2021 में जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स आया था आपके तत्कालीन होम मिनिस्टर जी के द्वारा जारी किया गया था, अच्छा अभिशासन इंडेक्स 2021, इसमें बिहार को ग्रुप बी में भी 6ठा स्थान मिला था। ठीक है, एमपी उस समय टॉप पे था, यदि मैं सही हूं तो एक बार आप चेक कर लेना। एमपी टॉप पे था लेकिन बिहार को 6ठा स्थान मिला था, जो कि निम्न है। ठीक है, तो ये तो गुड गवर्नेंस का एक तो हिस्सा हो गया। आप स्टेटस बता दिए कि क्या किस लायक हैं हम गुड गवर्नेंस में, क्या स्टेटस है हमारा। राज्य के मुख्यमंत्री के सामने अच्छा अभिशासन के साथ संवेदनशीलता, न्यायप्रिय होना, जनोन्मुख प्रशासन सुनिश्चित करना सबसे बड़ा दायित्व है। जो एक लोक कल्याणकारी राज्य होता है उसका जो वास्तविक मुखिया है उसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इस दिशा में नागरिकों को सूचना के अधिकार की अधिकतम प्राप्ति होनी चाहिए तथा ये सुनिश्चित होना चाहिए कि जो उनका मूल अधिकार है उनको पूर्ण रूप से उनकी सुरक्षा दी जा रही है कि नहीं। तो जो मौलिक अधिकार हैं, जो संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं नागरिकों को, उनका जो है फुलफिल करना और उनका संरक्षण करना भी मुख्यमंत्री का, जब मेरा बटन खुला रहेगा माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री का कर्तव्य होना चाहिए, चैलेंज होना चाहिए। ठीक है, वैसे ये स्टाइल बन गया है, ठीक सही है, कोई बात नहीं। आतंकवाद एवं तनाव मुक्त समाज, देखो 21वीं सदी की जब शुरुआत हुई तो वैश्विक लेवल पे आतंकवाद, पहले तो जो वेस्टर्न कल्चर था वो अडॉप्ट नहीं करता था, इंडिया का जो भी कॉन्सेप्ट था आतंकवाद को लेके वो मानते ही नहीं थे कि ना 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 ये आतंकवाद नहीं है। जब अपने ऊपर अमेरिका के ऊपर बमबारी वगैरह हुई तब सब आतंकवाद की परिभाषा उनको समझ में आ गई। ठीक है, तो वैश्विक लेवल पे जो आतंकवाद की शुरुआत हुई उससे निपटना भी, आप क्षेत्रीय आतंकवाद बीते अतीत में देखो तो आतंकवाद ने किस राज्य को प्रभावित नहीं किया है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा धार्मिक रूप से आजकल बहुत ही टकराव होता है, जातिगत टकराव होता है, और डीप रूटेड जो जाति पे आधारित डीप रूटेड सोसाइटी है बिहार की, पॉलिटिक्स उसमें खेली जाती है। तो ये भी मुख्यमंत्री के सामने एक बहुत बड़ा चुनौती है कि आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था करी जाए, चाहे वो आतंक से रिलेटेड हो, दूसरा जातिगत टकराव से हो, तीसरा धार्मिक टकराव से हो। ठीक है, सब में आपस में सौम्यता रहे और शांत से प्रेम व्यवहार से मिलजुल के भाई भाई के जैसे रहें। इसके साथ साथ रेगुलेटिव एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी जा रही है, विनियामकी अभिशासन की, तो इसमें शासन की पुनर्खोज करना, अच्छे अच्छे शासन के कॉन्सेप्ट को लाना, इसके साथ साथ उद्यमी शासन जैसे नवाचार राज्य प्रशासन में सुनिश्चित करना, जो भी घाटे में चल रहे हैं उपक्रम हैं उनको सही से ठीक ठाक करके, पहले जो है त्रिहुत प्रमंडल की बात करूं मैं
तो इंडस्ट्री में बिहार कम नहीं था। ठीक है, आपने देखा होगा कि टाटा बिरला लोग पहले तो बिहार में ही सेटअप कर रहे थे सारी चीज़ें। बाद में जो फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी आई, माल ढुलाई की समकारी नीति तत्कालीन गवर्नमेंट के द्वारा 1952 में अडॉप्ट करी गई थी, कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा। उसने बिहार को तहस नहस और पूर्वी स्टेट को, इसीलिए इनको पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी वाला स्टेट कहा जाता है। अब यहाँ पे पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी का अर्थ मैं समझा देता हूँ। वैसे देश या क्षेत्र को या राज्य को कहा जाता है जिनके पास वो संसाधन रिच हैं लेकिन पुअर है। ठीक है, और जो अफ्रीकन कंटिनेंट के जितने भी कंट्रीज हैं ना, ये सारे पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी हैं। और चाइना वहाँ पे इन्वेजन कर रहा है अपने आर्थिक रूप से, उनको गुलाम गुलाम बना के, वो अपना ट्रैक वगैरह अपना के जो है उनको मार, उनका सारा संसाधन ले रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये सारी चीज़ें डिफाइन करना कि जो भी इंडस्ट्री है यदि घाटे में चल रहा है तो भैया यदि उसको कोई पैकेज देना है तो पैकेज दो, उसको बंद करना है तो बंद करो, क्यों घाटे में चला रहे हो, उसके जगह पर कोई नई ग्रीनफील्ड इंडस्ट्री जो है सेटअप करो। हालांकि बिहार सरकार के द्वारा इथेनॉल को लेके 17 इकाइयों को, यूनिट को जो है मतलब वो दिया गया है, सरकार की तरफ से उसको सपोर्ट करा गया कि 17 इंडस्ट्रीज जो है सेटअप होंगी, जिससे हज़ारों टन इथेनॉल का उत्पादन होगा, जो पर्यावरण के लिए भी सही है और साथ में इससे कई हज़ार रोजगार जनरेट होंगे। ठीक है, तो ये विनियामकी अभिशासन हो गया। दूसरा, बाजार आधारित अभिशासन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निजी भागीदारिता जो है विकास के एक नए प्रतिमान के रूप में उभरा है। बाजार आधारित अभिशासन का मतलब निजी भागीदारिता भी कही जाती है। ठीक है, राज्यों में निजी भागीदारिता, कई राज्यों ने सेज के विचार को अपनाया है। सीएम को इससे जुड़े सभी पहलुओं का अधिक मानवीय ढंग से विश्लेषण करना होगा। देखो, आपने शब्द आपके अपने होने चाहिए। कोई भी मतलब आपकी जो भावनाएं हैं, शब्द जब आप लिखने बैठते हो ना तो भावनाएं खुद ब खुद शब्द ढूंढने लगती हैं। हालांकि आपके पास स्टैंडर्ड शब्दों का, मतलब ठीक ठाक शब्दों का, बहुत ही कलिष्ट नहीं, स्टैंडर्ड शब्दों का संग्रह होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। बिहार की बात करें तो कार्यालय उपकरण का रखरखाव, अस्पतालों में निजी विशेषज्ञों को ओपीडी के लिए अनुबंधित करना आदि कुछ महत्वपूर्ण पीपीपी प्रयास हैं। तो ऐसा प्रयास होना चाहिए ताकि सरकार जहां ना पहुंच सके वहां निजी क्षेत्र जो है सरकार की सहायता करे और अच्छा अभिशासन हो, अच्छा प्रशासन हो और लोक कल्याण का कॉन्सेप्ट सार्थक सिद्ध हो। फिर डिसेंट्रलाइज अभिशासन की बात करें, देखो बिहार जो ऐसा स्टेट है, बहुत सारे स्टेट में से ऐसा स्टेट है जो लोकल लेवल पे ना बहुत सारा आरक्षण दिया है, महिलाओं को दिया है, पिछड़ी जो जातियां हैं उनको आरक्षण दिया है। तो लेकिन केवल आरक्षण देने और संविधान संशोधन करने से डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता है। आपने संस्था बना दिया, संस्था को प्रॉपर पावर नहीं दोगे, प्रॉपर स्वायत्तता नहीं दोगे, प्रॉपर फंडिंग नहीं करोगे, प्रॉपर उनका कार्य निर्धारण नहीं करोगे, तो कहाँ से वो लोग सारी चीज़ें करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो ये सारी चीज़ें करना चाहिए, ये इन सारी चीज़ों को लागू करना, चाहे पंचायती राज PRI हो, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हो या अर्बन लोकल बॉडीज हों, उनको ये सारी सुविधाएं देना सरकार के पास एक प्राइमरी चुनौती है और सीएम का मुख्य कर्तव्य है। तो देखो ना कैसे कैसे आपके साथ चीज़ें निकलती आ रही हैं। थोड़ा सा ना स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो। क्वेश्चन आप पढ़ते ही लिखना शुरू मत करो। 2 मिनट 3 मिनट का समय लो। ऑब्वियस अब बड़ा क्वेश्चन है तो आपको 22 साढ़े 22 मिनट 23 मिनट में लिखना होगा। कोशिश करो कि टेस्ट दो तो 20 मिनट में लिखो, तभी जाके वहाँ पे 22 मिनट एग्जामिनेशन प्रेशर में, जो पीयर प्रेशर होता है, वहाँ पे जाके लिख पाओगे 22 मिनट में। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चरिंग करने में 1-2 मिनट ध्यान दो। जब एक बार स्ट्रक्चरिंग हो जाएगी ना तो आप खुद ब खुद सारी चीज़ें लिख दोगे। विश्वास करो, पहले स्ट्रक्चर बनाना, आपके क्वेश्चन का फॉर्मेट बनाना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं मेंस एग्जामिनेशन के जो हमारे बच्चे हैं, जो भी कंटेंट मैं अवेलेबल कराया हूँ अभी तक, स्ट्रक्चर बताता हूँ। या आपने यूट्यूब पे देखा होगा करंट अफेयर्स के टॉपिक, पहले उसको तोड़ के बता देता हूँ कि ये चीज़ें आप पढ़ोगे, उसके बाद आप खुद इतने होशियार हो, यू आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स वट एवर आई एम ट्राइंग टू कन्वे, कि आपको आंसर की स्ट्रक्चरिंग करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंततः वैश्विक संवैधानिकता की बात आती है, जिसमें उभरती संकल्पना है, जिसमें समान विकास, समान अधिकार, समान वितरण स्तंभों ने विश्व विकास मतलब बिहार के सीएम के सामने जो है एक नई भूमिका पेश की है। साथ में आजकल देख रहे होंगे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात करी जा रही है, जिसमें साथ में स्वस्थ होड़ को अपनाते हुए, स्वस्थ प्रतियोगिता को अपनाते हुए, अन्य राज्यों से न पिछड़ के उनके साथ में चल के कॉमन लक्ष्य को प्राप्त करना, जिससे लोक कल्याण हो सके, ये भी बिहार के सीएम के पास
सामने एक चुनौती है और एक अवसर भी है। अच्छा, इसमें आपदा वाला छूट गया है। बिहार के बारे में, आपदा बिहार हो और आपदा की बात ना करो। बिहार में हर एक साल जो नॉर्थ स्टेट्स हैं, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार के, हर एक साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं। फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, करोड़ों रुपए का जान माल की हानि होती है, जीडीपी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो बाढ़ को मैनेज करना, आपदा को मैनेज करना भी, साथ में हर एक साल जो है मलेरिया फैल जाता है, कई तरीके के बुखार लग जाते हैं, लोगों जान माल की काफ़ी क्षति होती है। तो ये भी वहाँ के लोकल लोगों का स्वास्थ्य मैनेज करना, डिजास्टर मैनेजमेंट करना राज्य के सीएम के सामने एक चुनौती है। ठीक है, अंत तक कह सकते हैं कि 21वीं शताब्दी में राज्य का प्रशासन, भारतीय संघ और तीव्र सामाजिक आर्थिक विकास के संदर्भ में बिहार के सीएम के साथ अन्य राज्यों के सीएम की भी अपने राज्यों में महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही उभरते नए आयामों ने सीएम की भूमिका को और ज़्यादा बहुआयामी बना दिया। नए नए चैलेंजेस आते रहते हैं। अभी हाल ही में कोविड-19 आ गया था, तो कोविड-19 में और चैलेंज आ गया, तो नए नए मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस आते रहते हैं। तो बिहार के सीएम की या किसी भी स्टेट के सीएम की जो भूमिका होती है ना, अति महत्वपूर्ण हो जाता है। और उसका जो पर्सनालिटी, उसकी पर्सनालिटी होनी चाहिए वो बहुआयामी होनी चाहिए, काफ़ी ऑपरेशनल दिमाग का होना चाहिए। तो बिहार के सीएम की भूमिका इससे बहुआयामी हो जाती है, बहुबीमीय हो जाती है। तो एक तरीके से कह सकते हो चुनौती भी है, अवसर है और उपलब्धि है। तो ये सारी चीज़ें जो ये ट्रायो है ना, चुनौती, अवसर और उपलब्धि, बिहार की सीएम की पहचान और प्राथमिकता होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड। अंततो गत्वा मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने मुझे बहुत धैर्य के साथ अंत तक सुना, इस आशा के साथ कि आपको कुछ फीड यहाँ से वैल्यू एडिशन मिलेगा। और मैं आशा करता हूँ कि मैं आपके आशाओं पे मैं खरा उतरा अभी तक। और आप इसके बाद जो आंसर राइटिंग करोगे माय डियर फ्रेंड, आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है। आपके जन्म के लिए सोचो यूनिवर्स ने कितना कॉस्मिक क्रिएशन करा है। बिहार को बनाया, बिहार में किसी स्टेट को बनाया, बिहार में किसी स्टेट तो गड़बड़ हो गया, बिहार तो स्टेट ही है, अनदर स्टेट कहाँ से बनेगा। बिहार में किसी डिस्ट्रिक्ट को बनाया, किसी डिस्ट्रिक्ट में किसी ब्लॉक को बनाया, ब्लॉक में किसी पंचायत को बनाया, उस पंचायत में आपके परिवार को बनाया, आपके माता पिता को बनाया, उसका क्रिएशन किया, उसके बाद आपका जन्म हुआ है। काफ़ी इम्पोर्टेंट आपकी पर्सनालिटी है, काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है आपका इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे विश्व में। और अपने मेधा शक्ति के साथ आप जो है इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हुए जो भी आपके पास संसाधन है, आप अपना एम संधान कर सकते हो। साथ में बिहार को प्रगति के नए रास्ते पे ले जा सकते हो और अंततोगत्वा अपने देश का विकास में अहम भूमिका निभा सकते हो। आपकी सफलता की शुभेच्छा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।